नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से है और पाकिस्तान में हालात बेहद तनावपूर्ण है। लाहौर में इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके घर के बाहर पहुंच चुकी है। घर के भीतर बैठे इमरान खान ने वीडियो मैसेज जारी करके अपने सपोर्टर्स को घरों से बाहर निकलने की कॉल दे दी है। उन्होंने अपने समर्थकों से जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। अब हालात यह है कि लाहौर में इमरान खान के हजारों सपोर्टर्स और पुलिस आमने सामने है। भीड़ पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही है। जवाब में पुलिस वाले भी पत्थर बरसा रहे हैं। इमरान खान के सपोर्टर्स भी लाठी डंडों और हथियारों से लैस हैं और पुलिस वाले भी लाठियां और बंदूकें लेकर खड़े हैं। फिलहाल इमरान खान के सपोर्टर्स को काबू करने के लिए पुलिस टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही है। वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने कह दिया कि अगर खून खराबा होता है तो इसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत और लाहौर की पुलिस जिम्मेदार होगी। पुलिस की मजबूरी यह है कि उसे हुकूमत के हुक्म को फॉलो करना है, कोर्ट के वारंट को तामील कराना है। इसलिए न पुलिस पीछे हट रही है और न इमरान खान के सपोर्टर्स पीछे हटने को तैयार हैं। पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसे हालात क्यों पैदा हुए? आमतौर पर इस तरह के हालात में हर बार एक्टिव रोल प्ले करने वाली पाकिस्तानी फौज खामोश क्यों है? अगर पाकिस्तान में हालात बिगड़ते हैं तो इसका हमारे मुल्क पर क्या असर होगा? आज इन सारे सवालों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं लाहौर की, जिससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त क्या है। पाकिस्तान में आज का सियासी ड्रामा दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुआ, जब इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस की टीमें लाहौर में इमरान खान के घर पहुंची। कल इस्लामाबाद की 2 अदालतों ने इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। पुलिस के दस्ते उसी वारंट को तामील कराने इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे। पुलिस के इस अभियान की अगुवाई डीआईजी लेवल के अफसर कर रहे थे, लेकिन पुलिस इमरान खान के घर पहुंचती इससे पहले ही उनके हजारों समर्थक लाठी डंडे और पत्थर लेकर जमा हो गए थे। कल तक पुलिस इमरान खान के सपोर्टर्स के लिए रास्ते बंद कर रही थी। आज इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश की, पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ियां, टीयर गैस छोड़ने वाली मशीन और वाटर कैनन मंगा ली। इमरान खान के समर्थकों पर पानी और आंसू गैस के गोलों की बौछार करते हुए पुलिस ने आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस बख्तरबंद गाड़ियों में थी, लेकिन इमरान खान के घर के बाहर इतने ज्यादा समर्थक थे कि पुलिस बेबस नजर आई। पुलिस और इमरान के सपोर्टर्स के बीच मुठभेड़ के कारण लाहौर शहर जंग का मैदान बन गया। पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी तो इमरान खान के सपोर्टर्स भी लाठी डंडे लेकर तैयारी से आए थे। इमरान खान के ऊपर वैसे तो 50 से ज्यादा मामले हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो 2 नए गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं वो कोर्ट में पेश न होने के कारण हुए। इस्लामाबाद की 2 अलग अलग अदालतों में इमरान खान के ऊपर केसेस चल रहे हैं। एक मामला सरकारी तोशाखाने से गिफ्ट लेकर उसे बेचने का है और दूसरा केस एक महिला जज को धमकाने का है। इमरान खान पिछली कई पेशियों से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कल दोनों अदालतों ने इमरान खान के खिलाफ अलग अलग नॉन बेलेबल वारंट जारी किए। पिछले साल नवंबर में इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें उनके पैर में गोली लग गई थी और उसके बाद से वो पैर के जख्म का हवाला देकर अदालतों में पेश नहीं हुए। इसी महीने बहुत आनाकानी के बाद वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। जब अदालत ने उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी, उसके बाद एक और मामले में जब इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची तो वो घर छोड़कर गायब हो गए। इस बार भी पुलिस गिरफ्तारी के लिए आई तो इमरान खान ने अपने सपोर्टर्स को बुला लिया और ये सपोर्टर्स पुलिस से भिड़ गए। इसके बाद इमरान खान के समर्थक पूरे देश में
सड़कों पर उतर गए, हंगामा करने लगे। ये कुछ लोग धुएं की शिद्दत कम करने के लिए जिस समय गिरफ्तारी के डर से इमरान खान घर में छुपे बैठे थे, उस वक्त उनके सिपह सालारों ने मोर्चा संभाला। इमरान खान की पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट शाह महमूद कुरैशी सामने आए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान में खून खराबा कराना चाहती है। कल इमरान खान की रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर हुकूमत के होश उड़ गए हैं। इसीलिए अब हुकूमत किसी भी कीमत पर इमरान खान को कैद करना चाहती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान पुलिस से नहीं डरते, गिरफ्तारी से नहीं डरते, लेकिन पुलिस कानून का पालन करे, इमरान की गिरफ्तारी का वारंट दिखाए। इसके बाद वो वकीलों से मशवरा करके अगला कदम उठाएंगे। जो हरकत की है ये नुकसान करने के लिए तुले हुए हैं। हम नुकसान नहीं चाहते, ना इमलाक का ना जानी नुकसान चाहते हैं। मुझे वारंट दिखाएं, मैं पढ़ता हूं, फिर मैं खान साहब के साथ जाके बात करूंगा और वकला से मशवरा करूंगा और फिर एक माकूल रास्ता निकालने की तलाश करूंगा ताकि यहां खून खराबा न हो। ये है हमारा मकसद। ये मेरा पैगाम है पुलिस से कि बिला वजह यहां अफरा तफरी पैदा ना करें, खौफ व हरास पैदा ना करें। मैं समझता हूं लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल, वर्कर्स पर तशद्दुद बिला जवाज है। इसको फिल फौर बंद किया जाए। मुझे लग रहा है कि कल की रैली और मीनारे पाकिस्तान के जलसे ने हुकूमत के हवास दाख्ता हो गए हैं और इनके पांव तले से जमीन निकल गई है। जो लोगों में उन्होंने जोश और जज्बा देखा है कि इनकी फस्तायत के बावजूद हम पुरअमन रहे। हमने एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा अपनी रैली को मुलतवी किया। लेकिन पाकिस्तान के होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने साफ साफ कह दिया है कि आज इमरान खान को हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। इमरान खान नियाजी जो है ये एक फितना है। ये इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी पैदा करना चाहता है। लोगों को कहता है, अपने कारकुनों को कहता है कि जेलें भरें, गिरफ्तारियां दें, और अब अपनी हालत ये है कि पिछले जो है वो 15-20 दिन से अपने घर में जो है वो बेड के नीचे छुपा हुआ है। आज भी जो है ये एक चूहे की तरह अपने घर में छुपा हुआ है। लेकिन आज इसको इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे। इसको आज इसको गिरफ्तार जो है वो करेंगे और अदालत में पेश करेंगे। ये हम कोई हुकूमती लेवल पे या इंतज़ामी लेवल पे नहीं, बल्कि अदालत के हुक्म पे इसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना चाहते हैं। और ये एक तरफ कहता है रूल ऑफ लॉ और दूसरी तरफ अदालत के हुक्म से जो है वो आगे से जो है वो भाग रहा है। एक तरफ इमरान खान पुलिस से बचने के लिए छुपकर बैठे थे, उनकी पार्टी के नेता मीडिया में मोर्चा संभाले हुए थे। वहीं इमरान खान के समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लाहौर के जबान पार्क इलाके की गलियों में इमरान खान के समर्थक लाठी डंडे लेकर पुलिस वालों को पीटते दिखाई दिए। इमरान खान को पकड़ने गई टीम की अगुवाई कर रहे डीआईजी भी इमरान के सपोर्टर्स के हमले में जख्मी हो गए। इसके बाद पुलिस की टीम को पीछे हटना पड़ा। बाद में इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद से इमरान खान के घर की घेरेबंदी शुरू की। इमरान खान के घर के भीतर आंसू गैस के गोले फेंके जाने लगे, जिससे उनके घर के भीतर छुपे वर्कर भी बाहर निकल आए। बाहर जिस वक्त पुलिस और इमरान के सपोर्टर लड़ रहे थे, उस वक्त इमरान खान घर में ही मौजूद थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करके दावा किया कि पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाएगी
और जान से मार देगी। इमरान खान ने सब सपोर्टर से कहा कि वो रहे न रहे, लेकिन जंग जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को जमहूरियत को बचाने के लिए सड़कों पर आना होगा। पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर, और उनका ये ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है। आपने ये साबित करना है कि ये जिंदा कौम है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर बनने वाली कौम है। आपने अपने हकूक़ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए आपने जद्दोजहद करनी और निकलना है बाहर। देखिए, इमरान खान को अल्लाह ने सब कुछ दे चुका है। मैं आपकी ये जंग लड़ रहा हूँ। मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी जंग लड़ी और लड़ता रहूँगा, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूँ या मार देते हैं, तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जद्दोजहद करेगी, और ये बदतरीन गुलामी इन चोरों की और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। जिस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर लाहौर की सड़कों पर जंग हो रही थी, उसी वक्त लाहौर से 50 किलोमीटर दूर शेखुपुरा में मरियम नवाज एक बड़ी रैली को एड्रेस कर रही थी। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान लोगों को जंग के लिए उकसा रहे हैं, लेकिन खुद गिरफ्तारी के डर से घर में छुप कर बैठे हैं। मरियम ने कहा कि इमरान आम लोगों को ढाल बनाकर कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस बार कामयाब नहीं होंगे। कौमों की जिंदगियों में मुश्किल वक्त आते रहते हैं, लीडर्स की जिंदगियों में मुश्किल वक्त आते रहते हैं, इम्तिहान के वक्त आते रहते हैं, लेकिन जो इम्तिहान से डर के छुप जाए, जो मुश्किल से डर के छुप जाए, जो अपनी कौम को मुश्किल वक्त में अपनी जमात को छोड़ के चारपाई के नीचे छुप जाए, उसको क्या कहते हैं? जो इम्तिहान में फेल हो जाए उसको क्या कहते हैं? क्या उसको लीडर कहते हैं? उसको लीडर नहीं कहते हैं, उसको इमरान खान कहते हैं, उसको गीदड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखुपुरा वालों, ननकाना वालों, कसूर वालों, मुझे हाथ उठाकर गवाही दो, जितना कड़ा वक्त नवाज शरीफ पर आया, बार बार आया, जितना बड़ा इम्तिहान पिछले 5 सालों में नवाज शरीफ पर आया, क्या नवाज शरीफ एक दिन भी घबरा कर छुप गया? इमरान खान अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है। वो जानते हैं कि लोगों को हुक्मरानों पर भरोसा नहीं है, और सियासत करने वालों को अब अदालतों पर भरोसा नहीं रहा। सबको लगता है कि सारी ताकत फौज के हाथ में है, और आजकल फौज इमरान खान के खिलाफ हो गई है। जिस फौज ने इमरान को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसी के अफसरों ने इमरान को कुर्सी से उतारा, और अब इमरान और फौज आमने सामने है। और यह कोई सीक्रेट नहीं है, सब कुछ खुलेआम होता है। इसीलिए इमरान अदालतों के सामने पेश नहीं हुए, इसीलिए इमरान गिरफ्तार होने से बचना चाहते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ वारंट जारी हुए, और इसीलिए इमरान ने अपने सपोर्टर से जंग के लिए तैयार रहने को कहा। अब शहबाज शरीफ की सरकार है तो इमरान जेल में रहेंगे और उनके सपोर्टर सड़कों पर लड़ेंगे। जब इमरान प्राइम मिनिस्टर थे तो नवाज शरीफ जेल में थे और उनके सपोर्टर्स सड़कों पर उतरे हुए थे। यही पाकिस्तान की सियासत है। पब्लिक की फिक्र न पहले किसी को थी और न अब किसी को है। अब रुख करते हैं अपने देश की खबरों का। आज बिहार विधानसभा में एक माइक को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मारपीट की नौबत आते आते बची। असल में क्वेश्चन आवर के दौरान बीजेपी विधायक लखिंदर रोशन ने आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने का सवाल सरकार से पूछा। मंत्री ने उसका जवाब भी दिया।
लखेंद्र रोशन ने 3 सप्लीमेंट्री सवाल पूछे। इसके बाद चौथा पूछना चाहते थे, स्पीकर ने परमिशन नहीं दी, उनका माइक बंद कर दिया गया। इस पर लखेंद्र रोशन नाराज हो गए। झल्लाट में उन्होंने अपना माइक ही तोड़ दिया। इस बात को सरकारी पक्ष ने मुद्दा बना दिया और हंगामा शुरू हो गया। हालात ऐसे हो गए कि मार्शल्स को बीच बचाव करना पड़ा। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए एडजर्न कर दिया गया। सदन जब दोबारा शुरू हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सदन में माइक तोड़ना किसी तरह से ठीक नहीं है। या तो लखेंद्र रोशन माफी मांगे, वरना स्पीकर उनके खिलाफ एक्शन ले। आपने अमर्यादित कार्य किया है। आप जो है माइक तोड़ने का काम किया है, यह बिल्कुल गलत है। छुपाना चाहते हैं महोदय, लखेंद्र पासवान ने जो माइक तोड़ने का काम किया है, आप जाइए जगह पर, आप जगह पर जाइए। नहीं, आप जगह पर जाइए, आप जगह पर जाइए। आप माइक नहीं तोड़ सकते। उन्होंने माइक तोड़ने का काम किया है। नहीं, माइक तोड़ने का काम। सदन के अंदर विरोध में हम क्या कर सकते हैं, इसकी भी सीमा होती है। लेकिन हम सब ने देखा है कि जिस ढंग से श्री लखेंद्र कुमार रोशन जी ने जो आपत्तिजनक तरीके से प्रोटेस्ट में या गुस्साए भाव से पूरे माइक को ही मचोड़ के तोड़ दिया, और महोदय ये न सिर्फ असंसदीय आचरण है बल्कि आसन और सदन का अपमान है। माननीय सदस्य लखेंद्र कुमार रोशन जी से हम अनुरोध करते हैं कि अपने इस अशोभनीय आचरण के लिए सदन में खेद प्रकट करें, वरना आपके नियमन के अनुपालन में हमें कार्रवाई करने का प्रस्ताव देना पड़ेगा। सरकार की तरफ से कार्रवाई की मांग हुई तो विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा अपने विधायक के सपोर्ट में खड़े हो गए। विजय कुमार सिन्हा ने दावा किया कि माइक ढीला था, इसलिए खुल गया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सदन में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बीजेपी विधायक के साथ बुरा सलूक हुआ है। सीपीआई एमएल के विधायक ने गालियां दी हैं, इसलिए अगर एक्शन होना है तो दोनों पर होना चाहिए। सदन लोकतंत्र के लिए चलना आवश्यक है, लेकिन जब हमारे माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं, पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं, बीच बीच में माइक कट जाता है। सदस्य का क्या मेरा माइक काट देते हैं? जब भी कोई ऐसा विषय लाते हैं, गंभीर विषय जिस पर सरकार की चर्चा होती है, माइक बंद कर देते हैं। उन्होंने बार बार ठोक करके कह रहा है माइक को कि कहीं इसका टेक्निकलिटी है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद बगल से उत्तेजित शब्द का उच्चारण करना, अपशब्द बकना, और सत्ताधारी दल के लोग उत्तेजित होकर बेल में आ गए। मेरे सदस्य नहीं बेल में गए, मैंने सबको रोका। प्रतिपक्ष के लोग आचरणहीन व्यवस्था में नहीं भागीदारी करता है और आचरण करने वाले का सम्मान करता है, लेकिन कायर नहीं है कि कोई धमकी दे, अब शब्द बके और हम उसको स्वीकार कर लें। अनुशासन लाना है तो जो गलत किया, जो बेल में आया, जो अब शब्द बका, दोनों पक्ष से खेद होना चाहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माइक तोड़ा गया, विजुअल पर आपने देखा, उस पर आपको क्या कहना है महोदय? उस पर क्या कहना? हाँ, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है महोदय। ये टूटा नहीं है, टूट गया। आपने खोल दिया तो टूट गया। ऐसे ऐसे आंच करके घिस दिया। माननीय है, ये टूटा हुआ माइक नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री, ये तो ढीला है, उनका माननीय उप मुख्यमंत्री। जिस वक्त माइक तोड़ने की घटना हुई उस वक्त तेजस्वी यादव सदन में नहीं थे, लेकिन जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो वो सदन में आ गए। विजय कुमार सिन्हा जब माइक टूटने का डेमो दे रहे थे तब तेजस्वी खड़े हो गए। तेजस्वी ने कहा कि नेता विपक्ष झूठ बोलते हैं।
तेजस्वी ने कहा कि सदन में बीजेपी के विधायक ने जानबूझकर माइक तोड़ा। इसका वीडियो है, पूरा सदन गवाह है, इसलिए कार्रवाई तो होनी चाहिए। हम तो थे नहीं, लेकिन अभी कार्य मंत्रणा की बैठक में वीडियो भी चला और हम सब लोगों ने देखा और सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ है। ये किसी को बताने और समझाने की आवश्यकता एकदम नहीं है और स्वाभाविक है कि नेता प्रतिपक्ष का भी स्वभाव वैसे ही है, तो पक्ष तो लेंगे ही उनका। तो स्वभाव तो इनका वही है जो उनका रहा है, हो सकता है उससे बड़ा है होगा। सप्लीमेंट्री पूछने का एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 3 बार से ज्यादा चाहते थे, लेकिन इस बात को किसी ने मना नहीं किया कि सप्लीमेंट्री जो है पूछने का मौका नहीं मिला। यानी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वो जो 3 बार सप्लीमेंट्री पूछा गया तो मायके पे ना पूछने का मौका मिला, मायके पे ना मिला। तो नेता विरोधी दल आप पे इनडायरेक्टली आसन पे आरोप लगा रहे हैं कि मौका नहीं मिलता है, बंद कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है। यही सदन में हम सब लोग गवाह हैं महोदय इनके झूठ का। टेबल पटक रहे हैं, कुर्सी उठा रहे हैं, लेकिन मान ही नहीं रहे कि ये अशोभनीय काम किया इन्होंने। अब माइक का एग्जाम्पल दे रहे नेता प्रतिपक्ष है, इससे खोल दिया गया। ये ऑपरेटर है क्या? ये ऑपरेटर है क्या? और यहां कहीं लिखा है कि माइक को ऐसे करे से चालू हो जाए। क्या कर रहे थे भाई? आप क्या कर रहे थे? अरे आप कर क्या रहे थे? और ये हम तो दिखाएंगे नहीं, जो वीडियो आपने दिखा ऐसे ऐसे और फिर लास्ट में ऐसे, हाँ, ये इन लोगों का व्यवहार है और चरित्र है जिसको आज पूरे बिहार की और देश की जनता ने देखा। और माफी मांगने के बजाय ऊपर से सीना जोरी, चोर जो है कोतवाले को डांट रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार यही खत्म नहीं हुई। स्पीकर ने विधायक लखीन्द्र रोशन को अपनी सफाई रखने का मौका दिया। लखीन्द्र रोशन ने कहा उनके माइक को इसलिए बंद किया गया क्योंकि वो दलित हैं, दलितों की आवाज उठाते हैं। लखीन्द्र रोशन ने सीपीआई एमएल के विधायक सत्येंद्र राम पर असंसदीय शब्द कहने का इल्जाम लगाया। जब स्पीकर ने उनसे माइक तोड़ने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने माइक तोड़ा नहीं, बल्कि माइक अपने आप निकल गया। रोशन बोल ही रहे थे कि तेजस्वी यादव फिर बीच में बोल पड़े। तेजस्वी ने कहा सफेद झूठ तो नहीं चलेगा, स्पीकर को एक्शन लेना चाहिए। हमने माइक को घूमते हुए हमने माइक को लिया, बोले हमके जैसी माइक उठाए बोलने के लिए, यह माइक कवर जो है निकल गया। यह निकला, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तोड़ा नहीं, लेकिन तोड़ा तो अगर माइक तोड़ दे तो कैसे लग जाएगा, और मेरा आचरण नहीं है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसी पर माननीय अध्यक्ष महोदय अगर दलितों के साथ, अध्यक्ष महोदय, दलितों के साथ इसी प्रकार अत्याचार किया जाएगा बिहार विधानसभा में, और गाली देने वाला को और माफी मांगाइएगा, तो एक कतई मुझे मंजूर नहीं है। ये दलितों की मान की बात है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी माननीय सदस्य जो है माइक तोड़ने को लेकर के कह रहे थे ऐसे छुए हैं। ये इतना मैं 4 बार छू दी, लेकिन अभी भी माइक नहीं टूटा। ये वही माइक हुआ है, काहे नहीं टूटा? अभी ऐसे किए तो अरे कीजिए, करके दिखा, छू के दिखा, टूटता है तो काहे नहीं टूट रहा है? आप तोड़े थे, आप झूठ मत बोलिए। इस नोकझोंक के बाद भी लखीन्द्र रोशन ने माफी नहीं मांगी। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने उनके निलंबन का प्रस्ताव रखा और लखीन्द्र रोशन को 2 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। लखीन्द्र रोशन को सदन से निलंबित करने के बाद भी हंगामा खत्म नहीं हुआ। फैसले के खिलाफ बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया।
सदन के अंदर तो हंगामा थम गया, लेकिन बाहर शुरू हो गया। असेंबली के बाहर बीजेपी विधायकों ने धरना दिया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। सदन की कार्रवाई शाम 5 बजे खत्म हो गई, लेकिन बीजेपी के विधायक धरने पर बैठे रहे। स्पीकर के जाने के बाद बीजेपी विधायकों ने अपना धरना खत्म किया। तस्वीरों में तो साफ दिखाई देता है कि बीजेपी के विधायक लखन रोशन ने गुस्से में आकर माइक को तोड़ा। अगर वो अपनी गलती मान लेते तो बात इतनी न बढ़ती। उन्होंने पहले माइक तोड़ा, फिर अपनी गलती को कवर करने की कोशिश की। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उनके चक्कर में बीजेपी ने भी स्टैंड ले लिया, वॉकआउट कर दिया, नारेबाजी की। इन सब की जरूरत नहीं थी। पार्टी के नेताओं को अपने विधायक को समझाना चाहिए था और मामले को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए थी, यही बेहतर होता। आज हंगामा पार्लियामेंट में भी हुआ। बीजेपी के नेताओं ने विदेश जाकर देश की तौहीन करने के मुद्दे पर आज फिर राहुल गांधी से माफी की मांग की और विपक्ष ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा किया। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई 1 घंटे चली, अच्छे से चली। यह मौका वो था जब सारे मेंबर्स ने नाटू नाटू सॉन्ग और शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को लेकर ऑस्कर मिलने पर बधाई दी। 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने अपनी बात रखी। सदन में हंसी मजाक भी हुआ, ठाके भी लगे, नोकझोंक भी हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने बात शुरू की, कहा आगे की कार्रवाई शुरू करें। इससे पहले वो चाहते हैं कि देश का नाम रोशन करने वाले कलाकारों को, ऑस्कर जीतने वालों को सदन की तरफ से शुभकामनाएं दी जाएं। इसके बाद सदन के नेता पीयूष गोयल ने सबसे पहले बात शुरू की। उन्होंने कहा नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्पर्स की टीम को बधाई। द एलिफेंट विस्पर्स 2 महिलाओं ने बनाई। इस फिल्म को ऑस्कर मिलना देश की महिलाओं का सम्मान है। इसके बाद पीयूष गोयल ने यह भी कह दिया कि फिल्म के राइटर राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर हैं और ये पूरे सदन के लिए गर्व की बात है। Elephant Whisperers has been made by 2 women of eminence. Okay. It's about gender. It's a respect for our women of India that both ladies associated with Elephant Whisperers are eminent women, and it's a great mark of recognition for India's women that Elephant Whisperers has got. One more thing, it's about sustainability, and it also shows that the world today is recognizing that sustainability has become core to our philosophy. And finally, sir, Triple R, the script writer is an honorable member of Parliament, Mr. V.V. Prasad. I think we all owe a debt of gratitude to acknowledge Mr. V.V. Prasad's contribution. पीयूष गोयल के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मुस्कुराते हुए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि नाटू और द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर मिलना वाकई में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अब ऐसा ना हो कि इसका क्रेडिट भी बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री मोदी को देने लगे। इस बात खड़गे ने यह भी कह दिया, ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि ऑस्कर जीतने वाले साउथ इंडिया के हैं। I also join to congratulate both the awardees, and particularly first time such an award is given to this Natu Natu and also to the elephants, these things. So both mostly they come from South India. It is great pride for us, and also we are very proud, and whatever you have told, we are with you. But only my request is that the ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem, or Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country. खड़गे के बयान पर विपक्ष के लोग हंसे, सभापति भी हंसी नहीं रोक पाए, पीयूष गोयल ने भी ठाका लगाया, लेकिन जया बच्चन खड़गे की बात पर नाराज हो गई। उन्होंने कहा इसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में न बांटें, ऑस्कर मिलना पूरे देश की उपलब्धि है। जया बच्चन जब बोल रही थी तो बीजेपी के मेंबर ने टोका टाकी की,
इस पर जया बच्चन ने उन्हें भी डांट दिया। I'm so glad that we are discussing the most important ambassadors of this country, and they are the film folks. Does not matter whether they're from north, east, south, west. They are Indians. I also want to contribute and say, I know Mr. Rajamouli very well. अरे नीरज क्यों बीच-बीच में इतना जोर से Yes, ma'am. The writer, he's not only the script writer, sir. He's the writer. He is the story. He's the story writer as well. He's a member of this house, and it's a great honor. There have been many such people from the creative world who have been nominated here in this house. पहले भी और आज भी. सर ये क्रॉनिक डिजीज होती जा रही है. ये देखिए, आवाज हमारे पास भी है, हम भी बोल सकते हैं, मगर जब कोई सभ्यता की बात होती है तो असभ्य व्यवहार मत करिए. मैम आपकी आवाज नहीं है, आपकी बुलंद आवाज है. चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन की तारीफ करके उनका गुस्सा कम किया। इसके बाद धनखड़ ने जो कहा उससे पूरा सदन ठाकों से गूंज उठा। सभापति ने कहा अगर वो वकालत के पेशे में न गए होते, वकील न बने होते तो एक्टिंग करते, एक्टर बनते। इस पर विरोधी दल के नेताओं ने कहा वो बेहतरीन एक्टर हैं, अगर धनखड़ एक्टर बनते तो हो सकता है राज्यसभा में उन्हें भी इसी तरह से बधाई दी जा रही होती। यदि अगर मैं वकील नहीं बनता तो कहीं न कहीं एक्टिंग जरूर करता। मेरा थंबी दुराई, मेरा थंबी दुराई। भावनाएं आज हम यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, आपके प्रति भी इसी तरह की भावनाएं हम व्यक्त करते होते। जया बच्चन की बात सही है कि फिल्म के अवार्ड को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में नहीं बांटा जाना चाहिए और ना ही इसे बीजेपी और कांग्रेस का सवाल बनाना चाहिए। यह अच्छी बात है, एक दिन के बाद ही सही, लेकिन कम से कम 94 साल में पहली बार ऑस्कर जीतने वालों को राज्यसभा में बधाई तो दी गई। पूरे सदन ने नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्पर्स का सम्मान तो किया, लेकिन यह माहौल बहुत देर तक नहीं रहा। जैसे ही शुभकामनाओं का दौर खत्म हुआ तो बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर हंगामा शुरू किया और विपक्ष ने जेपीसी की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि यह तो सुबह ही तय हो गया था कि आज भी संसद में हंगामा होगा। आज सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही मोर्चेबंदी शुरू हो गई थी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर देश के अपमान का आरोप लगाया, माफी मांगने की डिमांड की। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले कांग्रेस के सांसदों के साथ, फिर विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मीटिंग करके रणनीति तय की। इसके बाद कांग्रेस के सांसदों ने पार्लियामेंट के गेट पर प्लेकार्ड लेकर नारेबाजी की। जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, प्रश्नकाल शुरू हुआ तो बीजेपी सांसद राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाने लगे। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। वहीं कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सांसद अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने स्पीकर की बात नहीं सुनी, जिसके बाद सदन की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए एडजर्न कर दी गई। ये बहुत ही गंभीर विषय, इसमें भारत के सदन में उन्होंने आके माफी मांगनी चाहिए। इसी तरह राज्यसभा में भी एक तरफ बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, दूसरी तरफ विपक्षी दलों के सांसद जेपीसी की डिमांड कर रहे थे। पर जनरल नेचर में लोकसभा के मेंबर का यहाँ पे जिक्र वैसे तो सारे विपक्षी दल अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्षी कैंप में एकजुटता नहीं दिखी। कांग्रेस सांसदों ने पार्लियामेंट गेट के बाहर अलग प्रदर्शन किया
तो तृणमूल कांग्रेस ने महात्मा गांधी की मूर्ति के बाहर अलग से प्रोटेस्ट किया। मोदी सरकार जवाब दो, एसबीआई को नुकसान करने के लिए अदानी को क्यों घुसाया, और जेपीसी बनाने की मांग की। इसी मुद्दे पर पार्लियामेंट प्रेमाइसेस में तीसरा प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्र समिति के सांसदों का हुआ। कांग्रेस के नेता हो, तृणमूल कांग्रेस के नेता हो या फिर बीआरएस और आम आदमी पार्टी के नेता, ये सब मानते हैं, सब कहते हैं कि अलग अलग रहकर मोदी का मुकाबला करना नामुमकिन है। लेकिन इसके बाद भी एक ही मुद्दे पर, एक ही जगह पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बीआरएस और आम आदमी पार्टी ने 3 अलग अलग जगह प्रोटेस्ट किए। वजह साफ है, मोदी के डर से सब एक साथ आने की बात कहते तो हैं, लेकिन जैसे ही सवाल आता है कि मोदी की जगह प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, एंटी मोदी मोर्चे का नेता कौन होगा, कौन लीड करेगा, आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। जाहिर है कांग्रेस राहुल को नेता बनाना चाहती है, तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि एंटी मोदी मोर्चे को ममता बनर्जी लीड करें। चंद्रशेखर राव भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और केजरीवाल तो खुद को मोदी का सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं। झगड़ा कुर्सी का है और यह बार बार दिखाई देता है। वैसे राहुल गांधी के बयानों को लेकर आज आरएसएस ने भी नाराजगी जाहिर की। पानीपत में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा 3 दिन से चल रही थी। आज आखिरी दिन मीटिंग के बाद राहुल गांधी के बयान पर आरएसएस के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, कोई कुछ भी कहे, कोई विदेश में जाकर भारत को बदनाम करे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में बदलाव और भारत के बढ़ते प्रभाव को पूरी दुनिया देख रही है, महसूस कर रही है। होसबोले ने कहा कि राहुल गांधी अपनी राजनीति के हिसाब से बयान देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके बयानों से संघ की सेहत पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि राहुल जरूर सोचेंगे वो कहां बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फील्ड के हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते he should express more responsibly and see the reality. राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और अमेरिका और यूरोपीय देश खामोश बैठे हैं। राहुल ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। राहुल ने कहा था कि आरएसएस ने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, लोगों के बोलने की आजादी छीनी जा रही है। इस पर दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, इमरजेंसी के दौरान वो खुद जेल में थे। इंदिरा गांधी ने लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था। होसबोले ने कहा कि देश पर इमरजेंसी थोपने वाले लोकतंत्र की बात करें, यह शोभा नहीं देता। इमरजेंसी जो लागू हुई थी उस समय मैं जेल में था, मुझे जेल में भेजा था कांग्रेस ने। मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों को इसे किया, जिन्होंने हिंदुस्तान में संविधान को इस प्रकार किया, हिंदुस्तान को जेल बनाया था। उन्होंने आज तक उसके लिए माफी नहीं मांगी। उनको लोकतंत्र के बारे में कहने के नैतिक अधिकार है क्या, देश पूछना चाहिए। और लोकतंत्र हो गया कोई ऐसे कहने से नहीं होता, ऐसे है तो वो अपने तरीके से जो कह रहे हैं समाज उत्तर देगा। देश में लोकतंत्र नहीं है। आप लोग कितने लोग इमरजेंसी देखे मुझे मालूम नहीं, लोकतंत्र नहीं हो तो इतने लोग इकट्ठे भी नहीं हो सकते थे। और लोकतंत्र खतरे में है तो देश में चुनाव चल रहे हैं, उनकी पार्टी भी 1-2 जगह जीत के भी आए हैं। चुनाव के लोकतंत्र है तो बाकी लोकतंत्र पार्लियामेंट चल रहा है। राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की, आरएसएस को लोकतंत्र का दुश्मन बताया, आरएसएस को दंगा फैलाने वाला संगठन बताया, बेहद कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन आरएसएस की तरफ से राहुल को जवाब देते समय इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया।
दत्तर ने होसबोले ने करारा जवाब दिया, लेकिन संयम से। होसबोले से यह बात राहुल गांधी को सीखनी चाहिए। विरोधियों पर कैसे सभ्य तरीके से शालीन भाषा में हमला किया जा सकता है, उनको जवाब दिया जा सकता है। आज राजस्थान से खबर आई और फिर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, हर सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी चुनावी रणनीति भी दिल्ली और पंजाब वाली होगी, यानी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अच्छे स्कूल और सबको नौकरी का वादा। भोपाल में आज अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन किया। केजरीवाल ने कहा, एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार बना दो, सब टेम्परेरी कर्मचारियों को परमानेंट कर देंगे, सबको दिल्ली और पंजाब की तरह मुफ्त बिजली देंगे, सरकारी अस्पताल और स्कूल चमका देंगे। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों करप्ट हैं। एक पार्टी विधायकों को खरीदने को तैयार रहती है, दूसरी पार्टी के विधायक बिकने को तैयार रहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मुसीबत मामा है, इसलिए इस बार मामा को हटाना जरूरी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग कह रहे हैं कि मामा सबसे बड़ी समस्या है। तो कोई बोला भ्रष्टाचार, कोई बोला बेरोजगारी, कोई बोला महंगाई, कोई बोला किसानों की समस्या। एक उनमें आदमी बोला, कहता है सर जी हमारे मध्य प्रदेश में सरकारें बेची जाती हैं और सरकारें खरीदी जाती हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। कहता है आज हर मध्य प्रदेश का नागरिक, हर व्यक्ति अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है। बोला जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, एक पार्टी अपनी रेडी लेके निकलती है, एमएलए ले लो, एमएलए ले लो, एमएलए, एक एमएलए के इतने 10 पे डिस्काउंट मिलेगा, पूरी सरकार गिरानी है तो इतने, और एक पार्टी खरीदने के लिए तैयार बैठी है। बाजार बना दिया इन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था को, बाजार बना दिया इन लोगों ने पूरे संविधान को, बाजार बना दिया इन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को। केजरीवाल ने मामा को मुसीबत कहा तो जवाब में मामा ने केजरीवाल को झूठों का सरदार बता दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले केजरीवाल कुछ भी कह सकते हैं, सत्ता के लिए बड़े से बड़ा झूठ बोल सकते हैं। इस वक्त तो लोग उनसे धरती पर स्वर्ग उतार लाने को भी कहेंगे, तो यही कहेंगे अभी लेकर आता हूं। इस समय तो वो अगर ये कहो कि स्वर्ग उतार लाओ जमीन पे, तो वो कहेंगे ले आओ, अभी लेके आते हैं हम, तो कुछ भी कह देंगे। लेकिन प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल मध्य प्रदेश में आकर खुद को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, जबकि उनके 2 मंत्री जेल में हैं, दूसरे मंत्री भी आरोपों के घेरे में हैं। क्या पता केजरीवाल को कैबिनेट की अगली मीटिंग भी तिहाड़ जेल में करनी पड़े। एक भी विभाग नहीं है उन पे, और जिन पे विभाग है वो जेल में है। 3 लोग जेल में हैं अभी। और स्थिति ये है कि आप जरा कल्पना करेंगे कि कैबिनेट की बैठक ही तिहाड़ में नहीं हो जाए उनकी। ये स्थिति केजरीवाल जी की है। पिछले जो स्कूल शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने पिछले 1 साल में एक भी स्कूल नहीं खोला दिल्ली में, और 800 शराब की दुकानें खोली। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं इनकी क्या स्थिति है केजरीवाल जी। कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर हमला किया। कांग्रेस से विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा, आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। केजरीवाल उन्हीं राज्यों में जाते हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की कलई खुल गई है, मध्य प्रदेश में वो कोई करिश्मा नहीं कर पाएंगे। पूरे देश भर में भाजपा का एक ही विकल्प है और वो कांग्रेस पार्टी है। अब बाकी जो भी पार्टियां सामने आती है, कहीं ना कहीं उनका एक ही होता है कि भाई वोट काटो कांग्रेस पार्टी के। हमने देखा है जो हुआ दिल्ली में, जो आज पंजाब में भी हो रहा है। क्या हो रहा है पंजाब में?
पंजाब में ये हो रहा है कि जो बड़े बड़े वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने चुनाव के पहले, लेकिन आज जो वापस एक वो गलत माहौल बन गया है पंजाब में, इंस्टेबिलिटी आ गई है। एक प्रकार से खालिस्तान के हित के जो कुछ लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें ये बात स्पष्ट सामने आ भी रही है कि जो फंडिंग मिल रही है आम आदमी पार्टी को, उसमें कुछ लोग हैं जो देश के बाहर के से लोग हैं जो उनको फंडिंग कर रहे हैं। क्या ऐसी पार्टी की आवश्यकता है मध्य प्रदेश में, हमारे देश में? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये बात सही है कि केजरीवाल उन राज्यों में जाकर अपनी जमीन तलाशते हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता है। वो कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी पार्टी को बीजेपी का मेन राइवल डिक्लेयर कर देते हैं। दिल्ली में वो 2-2 बार सफल रहे। पंजाब में भी उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की कमजोरी का फायदा उठाया। लेकिन गुजरात में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर थी, वहां वो कुछ नहीं कर पाए। गोवा और छत्तीसगढ़ में भी उनकी पार्टी बुरी तरह हारी। अब वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाएंगे। महाराष्ट्र में भी आज गर्म सियासी माहौल की गर्मी दिखाई दी। सरकार के सामने फिलहाल चुनौती अपने उन कर्मचारियों को मनाने की है जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। महाराष्ट्र सरकार के 17 लाख कर्मचारियों का कहना है कि 2005 के बाद भर्ती हुए सभी लोगों को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जितने कर्मचारी हैं उनमें से 40% ऐसे हैं जो 2005 के बाद भर्ती हुए थे। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कर्मचारी संगठनों की तरफ से पिछले साल 26 दिसंबर और इस महीने 1 मार्च और 12 मार्च को सरकार को ज्ञापन दिए गए। 10 मार्च को मुख्य सचिव के साथ मीटिंग भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। आज से शुरू हुई इस हड़ताल में सरकारी, अर्ध सरकारी, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद और सरकारी हॉस्पिटल्स की नर्सेज और 4th क्लास एम्प्लॉइज शामिल हैं। टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त एग्जाम चल रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब भी वो सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात कहते हैं तो सरकार न्यू पेंशन स्कीम के फायदे गिनाने लगती है। अगर न्यू पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो नेता खुद पर इसे लागू क्यों नहीं करते? सरकार बोल रही है कि 83% हमारा ये खर्चा होगा। ये गलत बात है। ये पूरा खर्चा मिला के प्रीवियस बजट आप कल परसों जो आया है वो देखेंगे ना, तो उसमें 55% खर्चा होगा अगर ये ऐड किया तो। पहली बात, अगर एनपीएस इतना ही अच्छा है तो आपने वो खुद को क्यों नहीं लागू किया है? जो राज्य करता है वो भी एनपीएस ले ले। दूसरी बात, तीसरी बात, सेना को ओल्ड पेंशन है, ओपीएस है, न्यू पेंशन नहीं है। एनपीएस इतनी अच्छी है तो सेना में लागू कीजिए। तो देश की सुरक्षा करने वाले को आपने जो बॉर्डर पे है उसको ओपीएस दे के रखा है, तो हम क्या देश की सुरक्षा नहीं करते? वी आर कलेक्टिंग द रेवेन्यू। जो कर्मचारी है वो अभी सुबह से एक ही कर्मचारी ऑफिस में आया नहीं है। जब तक ओल्ड पेंशन जारी नहीं की जाती तब तक हमारा हड़ताल ऐसा ही जारी रहेगा। आज कोई भी इधर काम पे नहीं आया है, खाली अधिकारी छोड़ के सब क्लास 3 और क्लास 4 दोनों इसमें शामिल है इस स्ट्राइक में, और एक ही कर्मचारी इधर ऑफिस में आए नहीं। सरकार भी मामले की गंभीरता को समझ रही है, इसलिए सरकार ने कर्मचारी संघ से बात की। इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार और विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे भी शामिल हुए। पता ही चला कि इस मीटिंग में सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाने की पेशकश की, जिसे कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने ठुकरा दिया। यूनियन के लीडर्स का कहना था कि कमेटी बनाने से मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। सरकार को फौरन ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए। इसके बाद सरकार ने आज हड़ताल पर चल रहे टीचर्स के प्रतिनिधियों से भी बात की। मीटिंग के बाद टीचर्स ने कल से काम पर लौटने का ऐलान कर दिया है। इससे सरकार ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अगर इनकी हड़ताल जारी रहती तो फिर एग्जाम्स और पेपर चेक करने के दोनों कामों पर असर पड़ सकता था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकारी कर्मचारी भी शासन का एक अहम हिस्सा होते हैं और सरकार पूरी कोशिश करेगी कि उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसके बारे में चर्चा कल हुई थी और सकारात्मक चर्चा थी। सरकार पूरी तरह सकारात्मक है।
ये कर्मचारी सब अपने ही लोग हैं, हमारे लोग हैं, शासन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और इसलिए सरकार जो है लोक हित के निर्णय लेने वाला सरकार है। इसमें एक कमेटी का गठन हुआ है, सुबोध कुमार जी है, केपी बख्शी है, सुधीर कुमार श्रीवास्तव है, ये 3 लोगों की कमेटी है। इनको अच्छा अनुभव है और इसमें दोनों तरफ से चर्चा होगी तो निर्णय होगा और पूरी तरह ये जो कर्मचारी है रिटायर होने के बाद उनका जो लाभ है उसमें कोई भी उनको नुकसान नहीं हो, ये भी जिम्मेदारी सरकार की है। जो बीच में रिटायर हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा, उसको भी ये लाभ जो निर्णय जो सूत्र नक्की होगा, जो पॉलिसी तय हो जाएगी तो वो उसका लाभ उसको भी मिलेगा, वो लाभ से वंचित नहीं रहेगा। कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। हिमाचल चुनाव में कांग्रेस को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के वादे का फायदा भी हुआ, इसलिए अब कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बड़ा इशू बना रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करने वालों को सियासी फायदा तो हो सकता है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों को रेवेन्यू का आधा हिस्सा पेंशन में चला जाता है। इसीलिए 2004 में ही पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा आदेश दिया जिस पर अखिलेश यादव काफी नाराज हो गए। असल में उत्तर प्रदेश सरकार नवरात्रि के दौरान हर जिले में तहसील और ब्लॉक लेवल पर दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी के मौके पर पूरे प्रदेश में अखंड रामायण का पाठ करवाएगी। हर जिले को इसके लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सभी जिलों के डीएम्स को 31 मार्च तक सारी तैयारियां पूरी करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि 22 मार्च से 30 मार्च तक नवरात्रि है और 30 मार्च को रामनवमी है। सरकार के आदेश में कहा गया इस दौरान जो भी कार्यक्रम होंगे उनमें महिलाओं को और लड़कियों को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन जैसे ही सरकार का आदेश आया तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा, सरकार का फैसला तो अच्छा है लेकिन 1 लाख से क्या होगा, सरकार को कम से कम 10 करोड़ रुपए देने चाहिए जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। बीजेपी सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत रामनवमी से हो तो और भी अच्छा। यह अच्छी बात है कि योगी ने नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण के पाठ के आयोजन का फैसला किया है, लेकिन 22 मार्च से रमजान का महीना भी शुरू हो रहा है। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि अगर योगी रमजान के दौरान मुस्लिम भाइयों के लिए भी कुछ करते तो और भी अच्छा होता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।